मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि हम अपने खेतों की जो जल धारण क्षमता है, नमी रोकने की जो क्षमता है, उसमें कैसे सुधार करें। जो चिकनी मिट्टी है, भारी मिट्टी वाले खेत जो हैं, उसमें पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है। अगर हम सिंचाई करें या बारिश हो जाए तो पानी इतने दिनों तक बना रहता है कि हमारी फसल पीली पड़ जाती है और इसका जल निकास अच्छा नहीं होता। तो भारी मिट्टी की यह समस्या होती है कि उसमें जल निकास अच्छा नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम हल्के गठन की मिट्टी देखें, जो सैंडी सॉइल होती है, उसमें पानी रुकता नहीं है। सिंचाई हम करें, पानी नीचे चला जाता है, बारिश हो, पानी फिर नीचे चला जाता है, नमी ज्यादा दिनों तक रुक ही नहीं पाती है, सिंचाई हमें बार बार करनी पड़ती है। तो ये दोनों ही प्रकार की मिट्टियों में हमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो इसमें हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि इसकी जल धारण जो क्षमता है उसमें सुधार हो। सुधार से मतलब यह है कि जहां पानी ज्यादा रुक रहा है वहां निकासी हो, और जहां पानी बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है वो मिट्टी में पानी रुके। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम जल धारण क्षमता में सुधार कर सकते हैं। पहले बात करते हैं भारी गठन की मिट्टी जो है, जिसमें क्ले बहुत ज्यादा है। ऐसी मिट्टी में सिंचाई करने पे पानी बहुत दिनों तक बना रहता है, जड़ क्षेत्र में पानी रहता है, जिससे फसल पीली पड़ जाती है। इसी तरह से अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो पानी नीचे नहीं जा पाता है, जल निकास नहीं होता है, हमारी फसल से पीलेपन के कारण अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। तो जो ये भारी मिट्टी है, इसमें जल निकास का हमें प्रयास करना चाहिए। जल निकास तभी होगा जब इसके जो मिट्टी के कण थोड़े दूर दूर हो। मिट्टी के कण इसमें बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। क्ले जो भारी गठन की मिट्टी होती है, उसके कणों के अंदर ये टेंडेंसी होती है, ये प्रवृत्ति होती है कि ये कण आपस में जो मिट्टी के हैं ये इस तरह से चिपक जाते हैं। तो जब ये मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, जो ऊपर से पानी आता है वो इन कणों के बीच में जो स्पेस है, रंध्र अवकाश जिसे हम कहते हैं, वो पानी इसके अंदर फंस जाता है और पानी नीचे नहीं जा पाता है। तो पानी जब यहाँ बीच में फंसा रहेगा तो पानी नीचे नहीं जाएगा और पूरी मिट्टी में पानी बना रहेगा, जड़ के अंदर पानी बना रहेगा, जल निकास नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो कि ये हमारी मिट्टी के अंदर एग्रीगेशन, भुरभुरापन अच्छा हो। तो ये भुरभुरेपन के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें नंबर एक, जैविक पदार्थों को बढ़ाना चाहिए। जैविक पदार्थ मिट्टी के अंदर भुरभुरापन लाते हैं, जिसे हम जैवांश कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जो ह्यूमस जितना ज्यादा बनेगा, इसके अंदर भुरभुरापन आएगा, और जो इस पानी रोक रही है मिट्टी, बहुत ज्यादा पानी जो रोक रही है, पानी नीचे जाएगा। अब जैविक पदार्थों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, हम गोबर की खाद प्रयोग करें, कंपोस्ट करें। अगर ये नहीं हो पाता है तो हरी खाद का प्रयोग कर लें। हरी खाद आप किसी भी दलहनी फसल के लिए सकते हैं। अगर ये भी कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो जो हमारे फसल अवशेष होते हैं, क्योंकि दाना तो हम निकाल लेते हैं, जो उसके डंठल बचे, पत्तियां मिले, वो सारे के सारे हमें खेत में मिला देने चाहिए। तो इस तरह के अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारी मिट्टी के अंदर जैवांश पदार्थ बढ़ता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से फिर इसके अंदर जल निकास बहुत अच्छा होता है। तो इसके अंदर एक बैलेंस बनता है, पानी को रोकना और जल निकास होना, ये दोनों के अंदर एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए कि पानी की नमी भी बनी रहे और बहुत ज्यादा जल निकास भी ना हो। अगर बहुत ज्यादा पानी होगा तो जल निकास कम होगा, तो ऐसे में फसल पीली पड़ जाएगी। अगर जल निकास ज्यादा हो गया तो मिट्टी की नमी खत्म हो जाएगी, फसल में पानी की कमी होने लगेगी, हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी। तो पहला तो हम ये करें कि हम इसके अंदर जैविक पदार्थों को मिलाएं। दूसरा, इसके अंदर हम जिप्सम को मिलाएं। जिप्सम के अंदर कैल्शियम होता है, और ये कैल्शियम जब मिट्टी के कणों के बीच में जाता है तो इसके अंदर भुरभुरापन लाता है। तो जब आप जिप्सम डालेंगे तो इसका कैल्शियम इसके घुलेगा और मिट्टी के कणों के बीच में कैल्शियम आएगा। भुरभुरेपन से इसके अंदर जो एक्सेस वाटर जो है, जो ज्यादा पानी रोक रहा है, वो नीचे जाएगा। तो आप जिप्सम को 1 एकड़ में 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो, इस हिसाब से डाल सकते हो। मिट्टी कितनी भारी है इस हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। एक सामान्य मात्रा जिप्सम की जो होती है, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है। अगर न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डाल रहे हैं कि पौधों को हमें पोषण देना है कैल्शियम सल्फर का, तो इसकी 80 किलो 1 एकड़ में मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन अगर हम भूमि सुधारक के रूप में डाल रहे हैं कि हमें भूमि सुधारनी है, भारी मिट्टी का हमें जल निकास बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको 100 किलो एकड़, 150 किलो एकड़, 200 किलो एकड़ के हिसाब से इसको आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये मिट्टी पर निर्भर करेगा। तो ये दो मैंने आपको उपाय बताए कि जैविक पदार्थों को बढ़ाएं और उसके अंदर जिप्सम डालें। अगर मान लीजिए मिट्टी आपके हल्के गठन की है, जिसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं, रेतीली मिट्टी है, अब उसके अंदर क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं। मिट्टी जो बंधते नहीं है आपस में, जो रेत होती है आपस में बंधती नहीं है, रेतीली मिट्टी है, इसके कण आपस में बनते नहीं है। तो जब ऊपर से पानी आएगा, चाहे सिंचाई का आए चाहे बारिश का है, सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है। अब इसके मिट्टी के कणों के बीच में पानी रोकना जरूरी है।
तो सारा पानी नीचे चला जाएगा, नीचे ड्रेन हो जाएगा, तो मिट्टी में नमी रहेगी नहीं। जब मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो पौधों के अंदर पानी की कमी होने लगेगी, जड़ों को पानी नहीं मिल पाएगा। तो अब ऐसी मिट्टी के अंदर हम ऐसे प्रयास करें कि इसके बीच के अंदर कुछ कण आ जाए, ताकि बीच में पानी रुकना शुरू हो जाए। तो ये जो कण है, ये जो आएंगे, ये आएंगे किससे? जैविक पदार्थों से। तो यहां अगर हम जैविक पदार्थ मिलाते हैं तो फिर ह्यूमस बनेगा जैवांश पदार्थ मिलाने से, और ये ह्यूमस इस मिट्टी के कणों के बीच में आएगा और फिर पानी को उसमें रुकेगा, उसका भुरभुरेपन को बढ़ाएगा। यहां भुरभुरापन नहीं है, कण बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो यहां भी हमें वही प्रयास करने चाहिए। हरी खाद मिल जाए ढैंचे की तो हरी खाद लें, गोबर की खाद मिल जाए तो गोबर की लें, केचुए की खाद मिले तो केचुए की प्रयोग कर लें, कंपोस्ट मिले तो कंपोस्ट को डाल लें। फसल अवशेष जितने से ज्यादा हमें फसल अवशेष मिल सकते हैं उसको हमें मिलाने चाहिए। तो रेतीली मिट्टी के अंदर जब तक हम जैविक पदार्थों को नहीं मिलाएंगे, जैवांश पदार्थों की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तब तक इसके अंदर पानी रोकने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। रेतीली मिट्टी में जिप्सम मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां हमको कणों को पास में लाना है, दूर नहीं करना है। तो कण पास में तभी आएंगे जब इसके अंदर जवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं। तो आप फसल काटने के बाद जितने भी फसल अवशेष बचते हैं, डंठल है, पत्ती है, जितना भी है, सारा का सारा मटेरियल मिट्टी के अंदर हमें मिला देना चाहिए। और अगर हमें कोई जैविक खाद मिल जाती है उसका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। केचुए खाद मिले तो केचुए खाद प्रयोग कर लीजिए, मुर्गी खाद मिले तो मुर्गी खाद प्रयोग कर लीजिए। कोई भी आपको जैविक खाद मिलती है उसका प्रयोग जरूर करें रेतीली मिट्टी में, तभी इसके अंदर पानी रोकने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो जितना पानी आता है सब नीचे चला जाता है। तो पानी का, नमी का एक बैलेंस में रुकना और जल निकास होना दोनों ही जरूरी है। तो भारी गठन की मिट्टी इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें पानी बहुत दिनों तक रुका रहता है, फसल पीली पड़ जाती है। हल्के गठन की मिट्टी इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है और मिट्टी में नमी की कमी जल्दी होने लगती है। तो इन 9 मिट्टियों का सुधार हम जैविक पदार्थ डाल के कर सकते हैं, और खासतौर से भारी गठन की मिट्टी में अगर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम जल निकास का सुधार कर सकते हैं, जल धारण क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।